हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 के तीन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन ही क्यों करेंगे, यही क्यों करेंगे क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में सेम टाइप की चीज़ पूछी है। वो क्या है, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, है ना। ये सारी चीज़ें एक ही होती है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको उनका बैकग्राउंड बता देता हूँ। वैसे तो मैंने ये सब कुछ थ्योरी के पार्ट में कवर किया था, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, 11, 12 ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ये कैसा होता है, ये हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल ये सब कुछ क्या होता है। अभी मैं बस वो एक टेबल बना रहा हूँ। देखो, होता है कि यहाँ पर होता है एक्स और इधर की तरफ होता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक टेबल होती है, जैसे 10th क्लास में 11th क्लास में देखी थी ना वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वैसे ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, अच्छा, इस रैंडम वेरिएबल की फिर कुछ वैल्यूज होगी, जैसे x1 हो गया, है ना, ऐसे ही छोटा x2, ऐसे ही x3 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में समझ लो कि xn आ गया, है ना, ऐसे। और ऐसे ही फिर प्रोबेबिलिटीज़ भी ऐसी होगी इनकी, है ना। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ लो कि इस x1 की प्रोबेबिलिटी है p1, फिर p2, फिर p3 और यहाँ पर pn। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि दो खासियत होती है। यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, और सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ सवालों में हमें ना इस पूरे डेटा का एक मीन चाहिए होता है। मीन, कि भाई इतना बड़ा डेटा है ना, इसका बस एक वो बताओ मीन, एक नंबर बताओ जिससे हम पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो उस केस में हम क्या काम में लेते हैं, मीन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी म्यू लिखा हुआ तो समझ जाना वो मीन है। अच्छा, मीन ऑफ एक्स कई बार ये इस मीन के नाम से नहीं आता, कई बार ये आता है इस नाम से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसको देखो, एक्सपेक्टेशन का जो ई है ना वो यहाँ पे लग जाएगा, और जो एक्स वो यहाँ पे ऐसे ई ऑफ एक्स। तो समझ जाना ये मीन ही है, कोई बड़ी बात मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ, जैसे एक बार मैं आपको ना 11th या फिर 11th क्लास या 10th क्लास की याद दिलाऊं, हम कुछ ऐसा किया करते थे ना। देखो, मैं फॉर्मूला याद ही करवा दूंगा आपको। क्या है फॉर्मूला, तो ये होता है अपना पी आई एक्स आई, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या, 1 से लेके n तक ऐसा। लेकिन मैं उस तरीके से याद करवा देता हूँ। देखो, 10th क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि भाई यहाँ पर है एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, है ना, यहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे करते करते, यहाँ पर f1 f2 ऐसे करते करते, फिर यहाँ पर हम क्या करते थे, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई कर देते, तो ऐसा बन जाता है एफ आई एक्स आई। इन सबको फिर जोड़ लेते थे, x1 f1, है ना, मतलब f1 x1 f2 x2, इन सबको जोड़ लेते थे। नीचे नीचे क्या आता था, समेशन एफ आई एक्स आई बन जाता था। हम वैसे वहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ते थे, क्या बन जाएगा ये, समेशन एफ आई बन जाएगा। और इनका मीन निकालने के लिए एक्स बार क्या हुआ करता था, दिस डिवाइड बाई दिस, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, ऐसा करते थे। यहाँ पर अपने वाले में एक्स तो है, ये एक्स, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाली बात यहाँ पर किस में है, प्रोबेबिलिटी में है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी वहाँ हुआ करती थी, यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और वहाँ पर नीचे में क्या लगता था, समेशन ऑफ एफ आई। और आपको पता है यहाँ पर अगर मैं समेशन ऑफ पी आई लिखूँगा, समेशन पी आई यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1 हम नहीं लगाते हैं, समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया, ऐसे आप मीन याद रख सकते हो, एकदम वैसा ही फॉर्मूला जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं वैसा ही यहाँ पर है। तो बस आज इसी से रिलेटेड होगी सारी चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन होंगे ऐसे एकदम कि भाई वो तो वहाँ पर ऐसे टेबल बनी हुई नहीं होगी, हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले रैंडम वेरिएबल, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के बाद में ये ऐसा बन जाएगा क्या, टेबल। टेबल के बाद में हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे, फिर सबको जोड़ेंगे, तब जाके हमें मीन मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। एक सिक्का है, मतलब सही सिक्का है, फेयर कॉइन है, उसको हम 3 बार उछालेंगे। तो उसको 3 बार उछालने से जो नंबर ऑफ हेड्स आएंगे उनका मीन हमें बताना है, मीन। तो वही बात हो गया, यहाँ पर हमें मीन ऑफ एक्स बताना है। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल यही हो जाएगा अपना नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें यार, सबसे पहले ना, जैसे ये एक फेयर कॉइन को हम 3 बार उछाल लें, तो इसका वो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं एस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तीनों पर ही क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो एच एच एच, एक पर टेल आ जाए, बाकी 2 पर हेड, तो ऐसा बन सकता है एच एच टी, फिर एच टी एच और टी एच एच, ये 2 पर हेड और 1 पर टेल आ गया। अब 1 पर हेड और 2 पर टेल ले लेते हैं, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच।
अब तीनों पर ही टेल ले लेते हैं, तो टी 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 ये बन जाएगा। अपना जो रैंडम वेरिएबल वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स का है। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सबसे पहले रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स, वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, इस बात का है। तो अब ना इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज बताते हैं। भाई नंबर ऑफ हेड्स तो है, चलो ठीक है, आपको ये सारा सैंपल स्पेस देख के बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स की जो वैल्यूज है ना वो क्या क्या हो सकती है। जैसे एच 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 आ गया तो नंबर ऑफ हेड्स 3 हो जाएंगे, एच एच टी में नंबर ऑफ हेड 2 हो जाएंगे, तो इन सब में 2 ही रहेंगे नंबर ऑफ हेड्स। फिर एच टी 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 एच, ये टी एच टी, इन सब में नंबर ऑफ हेड 1 है, और टी 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 में नंबर ऑफ हेड्स 0 है। तो नंबर ऑफ हेड्स जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। तो ये हो गई अपनी एक्स की वैल्यूज। हमें मीन निकालना, मीन निकालने के लिए टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है। ये टेबल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस टेबल में जो एक्स की वैल्यूज है ना, x1 x2 x3 ये सब, ये तो हमने निकाल ली यहाँ पर। चलो मैं इधर तैयार कर लेता हूँ, वो तैयार कर लेता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये कैसे बनेगी इसकी टेबल, ऐसे हो गया। यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर आ गया x और दूसरे रो के अंदर आ गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3, 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3। अच्छा अब ना, अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले सबसे पहले 0 मतलब ये x की वैल्यू, थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है। तो यार देखो 0 आ जाए, 0 मतलब क्या, अब देखो x होता क्या है, x है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड 0 आ जाए, ये कब हो सकता है, जब तीनों ही क्या आ जाए, टेल 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 आ जाए। मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी, इस केस में नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0 है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो टी 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 वाला एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 1/8 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा अब 1 वाला देखते हैं, x की वैल्यू 1 आई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स आए 1। ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे देखो ये वाले हैं, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, तो ऐसे 3 यहाँ पर एलिमेंट है, तो 3 और टोटल कितने हैं यहाँ पर 8 है, तो 3/8। यहाँ पर इस बार एक एक लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई एच टी टी है, टी एच टी है, फिर टी टी एच है, फिर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, वैसे कर सकते हो लेकिन वो ऐसा नहीं करना ना, आप डायरेक्टली लिख दो 3/8। तो अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, चलो x इक्वल टू 0 वाले में 1/8, यहाँ पे 1/8, फिर 1 वाले में 3/8 आ गया। अब 2 वाला देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, 2 वाला मतलब x क्या है, x बराबर 2 मतलब नंबर ऑफ हेड्स बराबर 2, नंबर ऑफ हेड्स 2 कब आएंगे, एक तो इस केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में, तो 3 केस हैं यहाँ पे फेवरेबल, 3 नीचे की तरफ 8 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इधर कितना आ जाएगा, 3/8 आ गया। अब लास्ट वाला ये 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, भाई बताओ क्या चांस है इसके, x इक्वल टू 3, x मतलब क्या, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स हो 3, तो ऐसा किस में पॉसिबल है, इस केस में एच एच एच, इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक ही केस है और डिवाइड बाई 8 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/8। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये जो अपना 0 है ना, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। तो ये P1 हो गया, ये P2, ये P3, ये P4 है, ऐसा हो गया ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज P1, दिस इज P2 और ये P3 है और ये P4 है, ऐसा समझ सकते हो ना, P1 P2 P3 P4 ऐसे। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब अपना जैसे इतना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगी ना, उसके बाद हम अपना मीन का काम चालू कर सकते हैं। मीन ऑफ एक्स क्या, समेशन PI/XI। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, मीन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन PI/XI। यहाँ पे इस बार आई की वैल्यू क्या है, देखो 4 ही तो ना, एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये x1 x2 x3 x4, ये P1 P2 P3 P4 ऐसे, मतलब ये PI का रोल ये प्ले कर रहे हैं और XI का रोल ये प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले P1 x1, फिर P2 x2, फिर P3 x3, फिर P4 x4, ठीक है। P1 x1 क्या है, ये P1 मतलब ये, इस प्रोबेबिलिटी को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 1/8 इंटू 0, मैं एक बार पूरा करके बताऊँ आपको, 1/8 इंटू 0, फिर प्लस P2 x2 मतलब 3/8 इंटू 1, 3/8 इंटू 1, फिर प्लस P3 x3 मतलब 3/8 इंटू 2, तो 3/8 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस P4 x4, तो ये हो गया 1/8 इंटू 3, 1/8 इंटू 3 ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे हमने चारों प्रोबेबिलिटीज़ को उनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। जोड़ते हैं, ये कितना हो गया, 0 हो गया,
ये हो गया 3/8, ये कितना हो गया, ये 6/8 लिख लो, इसको काटना मत, अभी एलसीएम लेंगे ना। और ये कितना हो गया, 3/8 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया एलसीएम 8, ऊपर 3 + 6 + 3, तो ये 9 और 3 12 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कट कर लेते हैं, 4 से काटें, 4 से, तो 4 से काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा 2, 3/2, मतलब 1.5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मीन ऑफ हेड, कि भाई जो हेड आएंगे ना, नंबर ऑफ हेड्स, उनका मीन क्या है 1.5। तो ऐसे थोड़ी फीलिंग भी आपको आ सकती है, देखो 1.5 का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3, आप देखोगे ना इनका मीन, तो इनका मीन 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5। तो वो बात है, इसका हमने मीन निकाल लिया है ना। वही देखो अभी तक ये इसमें नई बात क्या है, नई बात इतनी सी है, ये मीन वाला ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक तो किए ही है ना, तो वो तो पुरानी बात है। अब मीन मतलब ये फॉर्मूला नया आ गया, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बोला है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे लिए, उनको हमने साइमल्टेनियसली फेंका। तो मैंने ना उनका ये सैम्पल स्पेस भी तैयार कर रखा है, 2 डाइसेस का, डाइसेस नहीं है, डाइस ही होता है, वो खुद ही प्लूरल होता है। तो यहाँ पर ना अब ये ऐसा बन जाएगा, आपको पता है ये 1 1, अच्छा यहाँ पर मैंने कोमा वगैरह नहीं लगाया, तो आप इसको 11 12 13 ऐसा मत समझ लेना ना। यहाँ पर कोमा है, मतलब पहले पे 1, फिर दूसरे पे 1, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1,3 1,4 ऐसे है। ठीक है, मैंने लगाए नहीं, थोड़े छोटे छोटे बनाए इसलिए। फिर 2 डाइस को हमने थ्रो किया साइमल्टेनियसली एक साथ। इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेज, मतलब 6 कितने आएंगे, 1 आएगा, 0 आएगा या 2 आएंगे, क्योंकि 2 बार उछाल, 2 डाइस को उछाल लेना तो 2 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं आएंगे 6, पहले दूसरे पे 6 आ जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ 6, इसको ये एक्स डिनोट कर रहा है, ये अपना रैंडम वेरिएबल हो गया। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, मीन हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मैं थोड़ा डिक्लेयर वगैरह कर लेता हूँ यहाँ पर। एक्स क्या है अपना रैंडम वेरिएबल, वो क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेज। और जैसे हम x मतलब रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमें x की जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ना, वो हमें लिख लेनी चाहिए, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज। देखो नंबर ऑफ सिक्सेज, तो एक बार खुद ही सोचो, जैसे मैं यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस दिखाता हूँ यहाँ पर ना। अब इसमें नंबर ऑफ सिक्सेज अलग अलग कब हो सकते हैं भाई, जब 6 एक बार आएगा तब उनके लिए नंबर ऑफ सिक्सेज 1 हो जाएगा। जब 6 2 बार आएंगे, 2 एक ही केस में आएंगे, इस केस में, है ना। तो इसका क्या होगा यहाँ पर, अपना जो x है ना, x मतलब नंबर ऑफ सिक्सेज, वो यहाँ इस केस के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस केस के लिए x = 2 हो गया। x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सिक्सेज, ठीक है, कि उसमें 6 कितनी बार आ रहे हैं। और अब देखो यार, ये है ना, ये वाले नंबर्स, ये इनमें एक बार भी 6 नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं, ये खूब सारे हैं, ये बहुत सारे नंबर है, बिना 6 के इतने सारे नंबर है, 5 इधर 5 इधर, तो टोटल 25 है ये। तो इस केस में, इन केस में क्या हो रहा है, इनमें x की वैल्यू क्या है, 0। x मतलब क्या, नंबर ऑफ सिक्सेज। क्या इनमें आपको कोई 6 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो इन सब के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब नंबर ऑफ सिक्सेज क्या है, इनमें 0 है। ठीक है, अब कुछ नंबर और बच गए, जैसे ये 1 6 2 6 3 6 ये, और ऐसे 6 1 6 2 ये वाले। तो एक तो इन केसेस को देखो और एक इन केसेस को देखो, ये जो बचे हुए केसेस हैं। तो इनके लिए x की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि इनमें 6 आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हैं इसमें, 1। इसमें भी क्या है, x = 1 है। ठीक है, तो ऐसे जो डाइस वाले केस है ना, इनमें तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप है ना ऐसे पूरा सैम्पल स्पेस बना लो और इसमें से ऐसे मतलब कर लो ना, ऐसे लिख लो, इसमें ना कोई कन्फ्यूजन होता ही नहीं है ना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता ऐसे करने पर। अब बताओ क्या क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस इनमें 0 है, इनमें 1 1 6 है, इनमें 2 2 6 है ना, इस एक एलिमेंट में 2 2 6 है। तो x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस क्या है, 0 है, 1 है और 2, ऐसे सारे पॉसिबल है। अब हमें यहाँ पर इस x का ना ये बताना है, एक्सपेक्टेशन बताना है। एक्सपेक्टेशन मतलब वही क्या, ये मीन है ना, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन बताना हमें, और मीन के लिए हमें ये टेबल चाहिए। तो अब टेबल, अच्छा टेबल के लिए हमें x की वैल्यूज तो मिल गई, ये 0 1 2 है ना, यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए हमें, तो नाउ वी नीड प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी x = 0 देख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। अब x = 0 वाले कितने, ये है 5 इधर 5 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 25। ऊपर आ जाएगा 25 फेवरेबल केसेस हो गए, जिनमें नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ सिक्सेज = 0 है। और नीचे कितने आएंगे टोटल, इसमें टोटल कितने होते हैं, 2 डाइस उछालते हैं तो 36 होते हैं, तो 25/36। अब प्रोबेबिलिटी, अब इसकी देख लेते हैं 1 की, मतलब x = 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है। x = 1 मतलब नंबर ऑफ सिक्सेज 1 आए,
तो एक तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, यहाँ पे 10 फेवरेबल हो गया, नीचे की तरफ 36 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ कट करना चाहो तो कर लो, मैं रहने देता हूँ ना, छोड़ देता हूँ, बाद में जब करेंगे ना तो बाद में कर देख लेंगे ना, बाद में एक साथ कट कर लेंगे। अच्छा अब ये 2 की प्रोबेबिलिटी भी देख लो, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x इक्वल टू 2 ये कहाँ मिलेगा इसमें, x मतलब नंबर ऑफ सिक्सेज, 2 कहाँ मिलेंगे, इस एक केस में ही ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ सिक्सेज होंगे 2, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो ये एक ही केस है, तो यहाँ पे 1 बाई टोटल नीचे 36 ये हो गया। ठीक है, ऐसा बन गया। अब क्या करना चाहिए, अब है ना वो टेबल बना लेते हैं हम, किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। तो उसमें ऊपर क्या आता है x और नीचे क्या आता है p ऑफ x। अच्छा इस बार x की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 है ना, 0 है 1 है और 2 है, तो यहाँ पे 0 फिर 1 और यहाँ पे 2। 0 वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25/36, फिर 10/36, फिर 1/36। तो मैं लिख लेता हूँ 25/36, 10/36 और ये 1/36 ऐसा हो गया। ये 36 है, ठीक है, ये 3 है यार, ये और बिगड़ता जा रहा है, ऐसा हो गया। अच्छा अब क्या करना है हमें, यहाँ पे बतानी है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन का क्या होता है, मतलब वो मीन ही होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब ई एक्स, और ये एक्चुअली में मीन ही होता है, मीन ऑफ एक्स बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई मतलब हमें यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। पी आई एक्स आई इस बार कितने हैं, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये X1, ये X2, ये X3 ऐसे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस P3 X3, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। अच्छा P1 X1 मतलब इसको समझ लो, ये P1 है, ये X1 है ना, ये 25/36 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 25/36 इंटू 0 पहला हो गया, प्लस P2 X2 10/36 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/36 इंटू 1 प्लस P3 X3 मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब 1/36 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/36 इंटू 2। ठीक है, अच्छा देखो ये तो बन जाएगा 0, है ना, ये तो हो गया 0, इसको तो छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये दोनों बच गए। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है 36 से नीचे की तरफ, इधर ऊपर कितना हो गया 10 इंटू 1 10 हो गया, प्लस इसके भी नीचे 36 है इसलिए मैंने फटाक से ले लिया एलसीएम। इसके ऊपर क्या है 1 इंटू 2 मतलब 2 है, तो कितना हो गया 10 + 2 12/36। तो फिर यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 इसको काटेगा, 12 1 जा 1, सॉरी 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 1/3 ये आंसर हो गया। ये एक्सपेक्टेशन है किसकी, किसकी एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ सिक्सेस की, कि भाई 6 कितने आएंगे 1/3, ये उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या, ये मीन हो गया उसका, मतलब एक्सपेक्टेशन। तो ये वो सेम बात ही है ना, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये डाइस वाला क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोसेस वही है एक्सपेक्टेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दी फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े ही हैं, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। इन स्टार्टिंग के 6 पॉजिटिव इंटीजर से हम कैसे नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर्स है ना, इसमें से हम 2 नंबर सेलेक्ट करें ना, 2 नंबर्स, और वह भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ मैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा काम हो रहा है, तो सेलेक्ट करेंगे, अभी देखो करते हैं, अभी 2 नंबर करने ना, हाँ। फिर क्या बोला है, लेट एक्स डिनोट दी लार्जर ऑफ दी 2 नंबर्स ऑब्टेंड। जो 2 नंबर आएंगे ना उनमें से जो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो है अपना x। ठीक है, वो जो बड़ा वाला नंबर होगा ना वो क्या होगा, अपना x होगा। अब यार ऐसे तो फिर क्या पूछा, फाइंड ex, मतलब वो मीन पूछ रखा है, लेकिन फिर यहाँ पर तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, जैसे 1,4 लूँगा तो 4 बड़ा हो जाएगा, जैसे 1,3 लूँगा तो 3 बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1,3 के बाद में हमें ना 2 नंबर निकालने, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ध्यान रखना, पहले 1 निकालेंगे फिर उसको वापस डालेंगे नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो डालने वाला तो है नहीं ना। पर ऐसा चिट समझ लो कि 6 चिट है, उन पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है, और एक डिब्बे में से हमें निकालना है। उनमें जो भी बड़ा नंबर हमें निकलता है तो वो उसको हम ये वगैरह मान लेंगे ना, एक्स वगैरह जो भी है मान लेंगे उसको। तो दोस्तों अब है ना, इसकी अगर मैं सैम्पल स्पेस की बात करूँ तो देखो यार, इसको ना, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बन जाते हैं वहाँ पे। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 1 by 1 ऐसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब 1,2 को भी लिखो और 2,1 को भी लिखो, है ना। तो वैसा भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑर्डर मैटर नहीं करता आपके लिए या फिर इस क्वेश्चन के लिए, तब भी उसका वही सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है,
तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे बता रहा हूँ मैं कि एक तरीका तो ये है कि मैं इसका जो सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस, वो आपको ऐसे दिखाऊं कि भाई 1,2,3 ये है ना, इसमें से समझो कि 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर बाद में मैं 2, 3, 4 इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ, दो ही नंबर लेने मेरे को, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 1 के बाद में 2 आ सकता है, या फिर 1 के बाद में 3 आ सकता है, 1 के बाद में 4 आ सकता है, 1 के बाद में 5 आ सकता है, 1 के बाद में 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं बोला कि अब मान लो कि पहला नंबर 2 आ गया, तो 2 के बाद में 1 आ सकता है ना, 2 के बाद में 3 आ सकता है, क्योंकि 2 के बाद में 2 तो नहीं आएगा ना। 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बार 2 निकाल लिया तो फिर दोबारा उसमें 2 तो बचा ही नहीं होगा, हमने वापस डाला ही नहीं उसके अंदर। तो 2,3 फिर 2,4 ऐसे ऐसे बन जाएगा। फिर अगर पहला नंबर 3 आ गया, पहला नंबर 3 आ गया, तो फिर दूसरा 1 आ सकता है, या फिर 3,2 आ सकता है, फिर 3,3 नहीं आएगा, क्योंकि सेम सेम तो आएंगे नहीं यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, सेम सेम नहीं आएंगे। 3,4 ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो मैं मतलब मैं चाहूँ तो आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, जिसमें 1,2 भी मिलेगा उस मेथड में और 2,1 भी मिलेगा। ऐसा करोगे तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि यार ऑर्डर, इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई खास दे नहीं रखा कि भाई दोनों कार्ड्स को एक साथ निकालना है फिर 1 बाई 1 निकालना है। वैसे विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब वही है कि 1 बाई 1 निकालना है, एक के बाद दूसरा, तो हमें ऐसे करना चाहिए, है ना। दूसरा तरीका क्या है, चलो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो आप इसको 1,2 लिख लो और 2,1 लिख लो। अच्छा 2,1 मत लिखो, क्योंकि वो तो 1 और 2 तो आ ही चुका ना, और फिर लिख लो 1,3 ऐसे लिख लो। फिर बाद में 3,1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1,3 ऑलरेडी आ चुका है। तो दूसरा तरीका ऐसा है, आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर कम कर सकते हो, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले वाले तरीके से चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक हिंट दे रखा कि विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड निकालने के बाद में उसको दोबारा डालना नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर मैटर कर सकता है, पहला 1 आ जाए तो दूसरा 2 आ सकता है, फिर पहला 2 आ जाए तो दूसरा 1 आ सकता है। ठीक है, दोनों कार्ड्स को एक साथ निकालने की वो फीलिंग इस क्वेश्चन में दिखी नहीं मेरे को। तो देखो यहाँ पर मैं सैंपल स्पेस तैयार करूंगा। पहला कार्ड 1 आ गया तो 1,2 1,3 आ सकता है, मतलब दूसरा वाला 3 आ सकता है, फिर 1 के बाद में 4 आ सकता है, 1 के बाद में 5 आ सकता है, 1 के बाद में 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये जो बात है ना कि लार्जर नंबर वगैरह, ये बाद में ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी उस बात की, पहले आप सैंपल स्पेस तैयार करो। अच्छा देखो 1,1 नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा पहला कार्ड 2 आ गया तो दूसरा वाला 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है ना। मैं सारे केस कंसिडर कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज हो गया वो भी कंसिडर कर रहा हूँ। अगर जब पहला 2 आ गया तो दूसरा 2 नहीं आएगा, फिर 2,3 आ सकता है ऑर्डर में, 2,4 2,5 एंड 2,6 ये आ सकता है। अच्छा पहला 3 आ गया तो 3,1 3,2 3,3 नहीं आएगा, 3,4 आ जाएगा, 3,5 3,6। फिर क्या है, फिर क्या आ सकता है, 4,1 फिर 4,2 4,3 4,4 नहीं आएगा, 4,5 आ सकता है एंड 4,6। अब 5 वाला 5,1 फिर 5,2 5,3 5,4 एंड 5,5 नहीं आएगा, 5,6 आएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर 6 वाला 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5 6,6 नहीं आएगा। देखो ये एक टाइप से टेबल बन गई, 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर वो है कॉलम, और यहाँ पे 6 रोज है, तो इसमें वो टोटल 36, वो 6x6 वाला नहीं है, ये वो डाई को फेंकते ना वैसा नहीं है, पासे को फेंकने वाला नहीं है ये मतलब अलग है ना। इसमें आप देखोगे तो 1 1 2 2 3 3 वो डायगोनल वाली चीज़ें नहीं आ रही। ये हो गया कंप्लीट सैंपल स्पेस। अब है ना, अब आप नहीं रुक पाओगे, आप मतलब सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके। अब ऐसे इसमें कुछ भी पूछ लेना तो आप कर ले जाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, अपना इतना काम हो चुका, 2 नंबर्स और यहाँ तक 6 पॉजिटिव इंटीजर्स तक हो चुका। अब लेट एक्स डिनोट दी लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, तो यहाँ पे मैं जो अपना रैंडम वेरिएबल है ना, ये रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल मतलब क्या, एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। इसको लिख लेता हूँ मैं, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, है ना। दोनों नंबर्स का जो सबसे बड़ा है वो क्या है, एक्स है। फाइंड ई एक्स। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सीधा सीधा यहाँ पर हमें किसी को काउंट नहीं करना, यहाँ पे बस देख लो कि बड़ा कौन है। तो 1,2 और 2,1 सबसे पहले ऐसे देखते हैं। चलो अब देखो यार, एक बात तो नॉर्मल सी बात है कि 1 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 निकलेगा उसके बाद में जो भी नंबर निकलेगा वो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, 1 दोबारा आ नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत किससे होगी, 2 से। ये 2 कब लार्जर होगा, ये 2 तो 1 के सामने हो सकता है लार्जर। तो ये जो 2 केस बनेंगे ना, ये वाले, इन दोनों केसेस में बड़ा वाला नंबर क्या है, 2, तो इनके लिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, आप मैं ऐसे लिखता हुआ चल रहा हूँ। और अब देखो 3 कब बड़ा होगा, 3 किसके सामने मतलब होशियारी दिखा सकता है, 1 के सामने, 2 के सामने, ठीक है, उससे छोटे वही है। तो ये कौन से हैं, ये वाले हैं, देखो ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न बनता चला जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को देखो 1,3 3 बड़ा हो गया, 2,3 3 बड़ा हो गया, 3,2 3 बड़ा हो गया, 3,1 3 बड़ा हो गया। तो इनके लिए एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब 4 नहीं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 भी आ गई, 4 भी तो बड़ा हो सकता है ना, लार्जर नंबर, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, 4 भी हो सकता है बड़ा। 4 किस किस के सामने बड़ा हो सकता है, 1 2 3 के सामने बड़ा हो सकता है ना। तो 4 वाला ये बन जाएगा, देखो ये ऐसे सीढ़ियाँ सी बन गई। अब 4 इनके सामने बड़ा हो सकता है, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4, क्योंकि इन सब में 4 बड़ा है और एक्स वही है जो कि बड़ा है, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। अब देखते हैं, अच्छा 5 भी बड़ा हो सकता है और 6 भी बड़ा हो सकता है। तो 5 वाले ये हो जाएंगे, ये वाले ये हो जाएंगे अपने 5 वाले, इनके लिए एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। फिर एक्स की वैल्यू 6 इनके लिए हो जाएगी, ये जो बच गई वो 6 तो बड़ा होगा ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, जो भी उसके सामने आएगा वो उससे बड़ा हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसा हो गया। अब है ना, अब फटाफट हम प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी x बराबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज द लार्जर नंबर, ठीक है। तो 2 लार्जर किस में होगा, 2 इन 2 केस में लार्जर हो सकता है, मैंने यहाँ पर ऐसे मेंशन भी कर दिया, तो आप फटाफट गिन गिन के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अच्छा टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल तो बताओ, टोटल जो सैंपल स्पेस है ना उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो इसमें वो है क्या बोलते हैं कॉलम, और 6 रोज है, तो 5/6 का मैट्रिक्स टाइप का बन गया ये। तो इसमें टोटल 30 एलिमेंट्स है, ठीक है। x बराबर 2, x बराबर 2 इन 2 एलिमेंट्स में हो रहा है, 2 एलिमेंट्स में ये 2 बड़ा है, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा कितना, 30। आंसर कितना आ गया, 1/15। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू कितना, 3 ले लेते हैं। तो इस केस में कितना बनेगा यार, ये काटना जरूरी है, चलो काटते नहीं है, फिर बाद में क्या पता एलसीएम लेने में आसानी हो, छोड़ो काटो मत। x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 में नीचे तो 30 ही आएगा, कितना है 3 वाले में 1 2 3 4, ये 4 केस है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अगला क्या है 4, तो 4 ले लेता हूँ मैं, तो 4 वाले में 1 2 3 4 5 6, तो 6/30 हो जाएगा। अब अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अगला क्या है 5, ये 5 वाले में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/30 हो गया। और इधर ही लिख लेता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, x इक्वल टू 6, ये बच गया, x इक्वल टू 6, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/30 ये हो गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी अभी अलग अलग दिख रही है, वैसे हम यहीं से निपटा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार वो बना ही लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूँ मैं, खुद ही बना लेता हूँ ये सारे डेटा वगैरह तैयार करके। तो देखो दोस्तों, ये मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लिया है, ठीक है। मतलब यही 2 की ये है, 3 की ये, 4 की ये, 5 की है, 6 की है, ये उठाकर मैंने करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज उनके साथ में लिख ली है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड EX। अब अपना वो बन चुका है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन चुकी, तो हम EX बता सकते हैं। तो यहाँ पर EX इसका मतलब क्या है, समेशन, ये हो गया PIXI, ठीक है, ये हो गया। जहाँ पर ये तो क्या है, दिस इज PI और ये क्या अपना XI है, तो इनको करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो 2/30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 × 2/30, फिर प्लस ये 3 4/30 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 4/30 प्लस, अभी मैं बस शो कर रहा हूँ, बाद में फटाफट कर लेंगे इनको, 4 × 6/30, फिर 5 × 8/30, और लास्ट वाला क्या है 6 × 10/30, तो 6 × 10/30, ठीक है। अब कर लेते हैं इनकी कैलकुलेशन। देखो 30 तो हो गया एलसीएम सबका, इसलिए मैंने इसको रोक के रखा। ये कितना हो गया, ऊपर 4 हो गया, फिर ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 24, फिर ये कितना आ गया अपना 5 × 8, ये हो गया 40, ठीक है। प्लस अब ये 40 हो गया ना, हाँ, फिर ये कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 कुछ छोटा था नहीं, हाँ 5 हो गए। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो इनको जोड़ेंगे, ऊपर नीचे तो 30 है, तो 40 और ये 60 की, ये तो कितनी होगी 100, ये 124 और 12 136 और 4 140, ये कितने हो गए 140 हो गए। 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 14/3
खटाक से, है ना। ये जो डिनोमिनेटर में आता है ना पहले ये 30 30 30, ये यार काटा मत करो ना, स्टार्टिंग में मत काटा करो, क्योंकि ये लास्ट में काम आएगा। जब सबके नीचे सेम रहेगा तो हम यहाँ पर एलसीएम आसानी से ले लेंगे, अगर अलग अलग रहेगा तो फिर यहाँ टाइम लग जाएगा। वैसे भी वहाँ पर हम काट के कौन सा टाइम बचा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई है। देखो इस क्वेश्चन को आप ना आधा भी कर सकते हो ना, आधा काट के, जैसे जरूरी नहीं इतने सारे केसेस लिखो, आप इतने केसेस भी लिख सकते हो। कैसे छुपाऊँ मैं इसको, यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, हाँ ये जो ये है ना, ये किनारा किनारा, ये कोना कोना से जो बन रहा है, यहाँ से आई थिंक चीज़ें रिपीट हो रही है। 5,4, हाँ इसको छुपा लिया मैंने ऐसे। अगर आप इतने से केस लिखते ना उससे भी आंसर यही आता। बस यहाँ पे 2/30 नहीं होता, 1/15, इसका भी आधा हो जाता, कितना 2/15 हो जाता, इसका 3/15 हो जाता, 4/15, 5/15 ऐसा बन जाता, है ना। इतने से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/1 निकालना है, तो पहली जगह 1 आ जाए, दूसरी जगह 2 आ जाए, या फिर पहली जगह 2 बाद में 1 आ जाए, इसलिए मैंने सारे केसेस कंसिडर किए हैं। ठीक है, दिस इज ये बढ़िया हो गया। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। अब हम मेन तो देखेंगे साथ में वेरिएंस भी देखेंगे, तो वो सब कुछ वेरिएंस उस एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।